तो यहाँ पे हम रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ये जो है ये फर्दर जो है ये कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे जो हमारे पास एंजाइम यूज़ होगा उसको हम कहेंगे ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे जो कोफैक्टर यूज़ हुआ है वो है मैग्नीशियम। तो ये एंजाइम जो है ये यहाँ पे मेटाबॉलिज्म करवा रहा है मैग्नीशियम की हेल्प से। अगर हम कोफैक्टर को डिफ़ाइन करें तो हमने पहले भी कहा कि ये एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स के नॉन प्रोटीन पार्ट्स होते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम कुछ एंजाइम्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास है को एंजाइम। तो इसके पास जो है ये एक ग्रुप है, ठीक है, NAD, इसे हम कहते हैं निकोटीना अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। तो अगर हम इसको डिफ़ाइन करें को एंजाइम को, तो हम कहते हैं कि जो लूजली अटैच्ड नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं एंजाइम्स के साथ उसको हम को एंजाइम्स कहते हैं। और को एंजाइम्स जो हैं ये ऑर्गेनिक होते हैं लेकिन नॉन प्रोटीन होते हैं नेचर में। और इसके अलावा ये वाइटामिन से भी रिलेट करते हैं, और वाइटामिन जो हैं ये रॉ मटेरियल के तौर पे एक्ट करते हैं को एंजाइम्स की सिंथेसिस के लिए। इसके अलावा को एंजाइम्स जो हैं ये डिस्ट्रॉय नहीं होते किसी भी रिएक्शन के दौरान, और ये अगेन एंड अगेन जो हैं वो यूज़ होते रहते हैं। इसी वजह से जो एक स्मॉल अमाउंट है वाइटामिन की उसकी ज़रूरत होती है सेल में। इसके बाद है एपो एंजाइम। तो एपो एंजाइम्स जो हैं ये इनएक्टिव होते हैं। एपो एंजाइम्स जो हैं ये एंजाइम्स होते हैं जिनके साथ को एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जो हैं वो नहीं होते, और इसके अलावा एपो एंजाइम्स जो हैं ये हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास है होलो एंजाइम। होलो एंजाइम्स को एक्टिव एंजाइम भी कहा जाता है। जब एपो एंजाइम और को फैक्टर ज्वाइन करते हैं, मिलते हैं, तो होलो एंजाइम्स बनते हैं। इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम कहेंगे एन एक्टिवेटेड एंजाइम consisting of polypeptide chain and cofactor is called होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम जो है ये तब बनते हैं जब को फैक्टर अटैच होता है एपो एंजाइम के साथ। इसके अलावा ये एंजाइम को एक्टिव बनाते हैं और रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एंजाइम्स को डिस्कस किया गया है, जैसे कि DNA पोलीमरेज है और RNA पोलीमरेज, जो कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो यहाँ पे हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि साइटोप्लाज्म में डिज़ोल्व होते हैं, और इसके अलावा कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि टाइटली बाउंड होते हैं कुछ सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स के साथ। इसके अलावा एंजाइम सेल में प्रोड्यूस होते हैं, और जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है वहाँ पे इनकी प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की सिंथेसाइज होते हैं, और इसके अलावा ये प्रोसेस जो है ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। कुछ एंजाइम्स जो हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में, और इसके अलावा ये एंजाइम्स जो हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि राइबोसोम्स के बारे में, और ये राइबोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं, और इन एंजाइम्स को हम नाम देते हैं राइबोजाइम का। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि एंजाइम्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि एंजाइम्स जो हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। तो जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन इन नेचर हैं, और प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। और ये एंजाइम्स जो हैं प्रोटीन होने की वजह से इनका जो है एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है और स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन होती है अमाइनो एसिड्स की। इसके अलावा यहाँ पे हमने देखा कि एंजाइम्स और सबस्ट्रेट्स जब मिलते हैं तो प्रोडक्ट बनता है, और एज अ रिज़ल्ट एंजाइम्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। इसके अलावा हमने कोफैक्टर्स देखे कि कोफैक्टर क्या होते हैं। तो कोफैक्टर जो होते हैं ये नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। तो कोफैक्टर इसेंशियल होते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स के लिए। इनकी दो टाइप्स होती हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में हमारे पास मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, और इनको एक्टिवेटर्स भी कहते हैं। और इस साइड पे हमारे पास है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या फिर ऑर्गेनिक कम्प्लेक्सेस। तो इसमें को एंजाइम्स हैं और NAD, निकोटीना अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड्स। इसके अलावा हमने यहाँ पे वही रिएक्शन देखा कि सबस्ट्रेट और एंजाइम्स जो हैं ये एक्ट करते हैं एक्टिव साइड पे, और एज अ रिज़ल्ट जो है वो प्रोडक्ट बनता है।
तो एक्टिव साइट जो है ये कैटालिटिक एक्टिविटी होती है जो कि रिस्ट्रिक्टेड होती है स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम तक। और इसके अलावा जो रिएक्टर्स होते हैं उनको हम सबस्ट्रेट्स का नाम देते हैं। और इसकी दो साइट्स होती हैं, बाइंडिंग साइट होती है और कैटालिटिक साइट होती है। तो बाइंडिंग साइट जो है ये रिकॉग्नाइज करती है स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाती है। इसके बाद हमारे पास है कैटालिटिक साइट। तो एक्टिवेटेड कैटालिटिक साइट जो है वो सबस्ट्रेट को चेंज करती है किसमें, प्रोडक्ट्स में। इसके बाद हमारे पास है कुछ एंजाइम को हम डिस्कस करते हैं, लाइक जैसा कि कोएंजाइम। तो ये लूजली अटैच्ड नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं एंजाइम के अंदर। और कोएंजाइम्स जो हैं ये ऑर्गेनिक भी होते हैं लेकिन नॉन प्रोटीन होते हैं इन नेचर में। इसके बाद हमने डिस्कस किया एपो एंजाइम्स को। तो एपो एंजाइम्स जो हैं ये एंजाइम्स होते हैं कोएंजाइम्स के साथ, और प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो इसमें रिमूव्ड होता है। तो एपो एंजाइम्स जो हैं ये इनएक्टिव रहते हैं। फिर है होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम्स जो हैं ये एक्टिव होते हैं, ये एक्टिवेटेड एंजाइम होते हैं जिसके पास पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और कोफैक्टर होती है। तो होलो एंजाइम जो होते हैं ये तब बनते हैं, तब इनकी फॉर्मेशन होती है जब एक कोफैक्टर जो होता है वो अटैच होता है एपो एंजाइम के साथ, और ये एंजाइम एंजाइम्स को एक्टिव करता है और रिएक्शन को स्टार्ट करता है। इसके अलावा हमने देखा कुछ रिएक्शंस की लोकेशन को, एंजाइम्स की लोकेशन को। तो एंजाइम्स जो हैं फोटोसिंथेसिस के लिए वो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, और कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में, और ये एंजाइम्स जो हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। और इसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा होता है उसको हम नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि राइबोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं, और इनको हम राइबोजाइम का नाम देते हैं, और ये इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में। तो फर्दर लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स को। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।